अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चैप्टर 1 से आपको बोर्ड के पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 2 चैप्टर्स के अंदर से आएंगे और 2 ही एक्सरसाइज से होंगे। यानी इस तरह से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएंगे 8 मार्क्स के। और स्टूडेंट, इस चैप्टर से 2 आपको MCQs आने हैं, तो यानी टोटल आपका इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। बड़ा इजी और सिंपल सा ये चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी बल्कि आसान से हैं, तो इसलिए से आप लोगों को लाजमी इसमें से 10 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन करने चाहिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट इस तरह से है: नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring in nature which could serve as a reasonable time standard। हमने अपनी नेचर से कुछ ऐसे फिनोमेना, कुछ ऐसे प्रोसेस के नेम बताने हैं स्टूडेंट्स जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर हों। टाइम स्टैंडर्ड मींस के स्टूडेंट्स, अगर वो अपनी एक रोटेशंस कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक फ़िक्स टाइम में कर रहे हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर जो है 365 डेज़ में लगाती है, तो अब 2023 है, जैसे हम 2022 जैसे गुज़रा 365 डेज़ में, 2023 जैसे हम कहते हैं 365 डेज़ में, तो इसी तरह। और अगर हम कहते हैं अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। यानी कि हम कहेंगे कि आज उसने 24 घंटे में टाइम कंप्लीट अपना एक चक्कर पूरा किया है, तो कल भी 24 घंटे में ही करेगी, वो परसों भी 24 घंटे में ही करेगी। तो इस तरह के हमने कुछ फिनोमेना जो है नेचर में हमारे हो रहे हैं जिनका टाइम फिक्स है, रोटेशन का टाइम चेंज नहीं हो रहा, वो हमने बताने हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देखें तो मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। आप 4 लिख दें, 3 लिख दें, बहुत होते हैं। नंबर 1 में क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये मैंने अभी बताया। ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। नंबर 2 पे रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून जो है, चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना, आप लोगों ने मैट्रिक में ही पढ़ा होगा। ये 27 डेज़ तकरीबन जो है मून रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। नंबर 3 स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये मैंने भी शुरू में ही बताया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो 365 डेज़ में अपना मुकम्मल करती है एक रोटेशन। ये फिक्स है उनका स्टूडेंट्स। नंबर 4 पर सनराइज़ एंड सनसेट, सूरज अपने टाइम पर निकलता और गरूब होता है। चेंजिंग वेदर्स, मौसम स्टूडेंट्स अपने टाइम पर ही चेंज होते हैं और अपने टाइम पर आते जाते रहते हैं। लेकिन बहुत से यहाँ पर सोचते होंगे लोग कि लें जी, अब तो इतना टाइम गुजर जाता है, सर्दियाँ नहीं पड़ी, इतना टाइम गुजर जाता है, अभी गर्मी नहीं शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो टेन्योर है, जो टाइम है, वो स्टार्ट हो चुका होता है। ये सर्दी नहीं पड़ी अभी तक, ये गर्मी नहीं पड़ी, ये कुछ इसमें इंसानी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ऐसे रहता है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? गिव द ड्रॉबैक टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो कहता है क्या हम, अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कहता है सिंपल पेंडुलम का हमारे पास टाइम पीरियड है, उसका फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो कहते हैं क्या हम इसे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, टाइम स्टैंडर्ड मैंने बताया वो है जिसका टाइम चेंज ना होता हो। और रोटेशन चाहे वो अपने रिपीट कर रहा है बट टाइम सेम ही है। यानी कि जितने टाइम एक रोटेशन की दोबारा रोटेट करेगा उतने ही टाइम में करेगा, तीसरी बार रोटेट करेगा उतने ही टाइम में करेगा, टाइम चेंज ना हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते भी हैं कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ L लेंथ पर और G पर। तो आप सब जानते हैं हाइट के साथ साथ जो वैल्यू ऑफ G है वो डिक्रीज़ करती है। और आपको यहाँ पर फार्मूले में दिखाई भी दे रहा है, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ G। अगर हाइट के साथ साथ G की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज़ करता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट, स्ट्रिंग है हमारे पास, लेंथ उसकी L, उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। अब कुछ स्ट्रिंग ऐसी होती है स्टूडेंट्स के जब हम उनके साथ
कोई मैस वगैरह को लटकाते हैं तो उनमें स्ट्रेचनेस आती है, खिंचाव आ जाता है। तो खिंचाव की वजह से लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ये हम इसमें बताएंगे, और इसके आंसर में भी मैंने इस तरह कुछ लिखा है। इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। 2 यूनिट्स हम किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूज़ करते हैं, किलोग्राम एंड मोल, क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ ये कार आमद है, कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मीन किलोग्राम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और मोल कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले दोनों आप याद रखिएगा, डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट यूज़ किए जाएंगे। बोथ यूनिट्स यूज़फुल हैं, कारआमद हैं। बट किलोग्राम का मैंने लिखा है, किलोग्राम जो है स्टूडेंट्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यूज़ होता है। मैक्रो मीन बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है ये, वेयर जहाँ पर द नंबर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन आर नॉट कंसिडर्ड, जहाँ पे हमें एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद, पार्टिकल्स की तादाद काउंट या कंसिडर ना करनी पड़े, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मोल जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यूज़ किया जाता है, छोटे लेवल पर। और छोटे लेवल पर जहाँ पर हमें नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस की तादाद काउंट करनी पड़ जाए, इनकी मैं स्टूडेंट्स एग्जांपल देता चलूँ। हम जैसे कि एक शॉप पे जाते हैं कि हम कहते हैं 2 kg शुगर दे दें हमें, तो 2 kg शुगर के जो शॉपकीपर है वो कभी भी आपको उसके जो पार्टिकल, जो दाने, वो गिन के नहीं देता। तो इस तरह के लेवल पर हम किलोग्राम यूज़ करेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स हम बाहर रेडी वगैरह के पास जाएँ, उसे कहते हैं 1 डज़न बनानास, या हम शॉप पर जाते हैं 1 डज़न एग दे दे, तो वहाँ पर वो काउंट करता है। तो इसलिए छोटे लेवल पर हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं वहाँ पर। बड़े लेवल पर काउंटिंग हम नहीं करेंगे। तो इस तरह हम मोल को छोटे लेवल पर और किलोग्राम को बड़े लेवल पर यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 4 वाला, 3 स्टूडेंट्स मेजर अ लेंथ ऑफ निडल विद द स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज। अब ये रिकॉर्ड उन्होंने दिया है 1, 2 एंड 3 रिकॉर्ड दिए हैं। विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई, कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट और क्यों है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमने सबसे पहले लीस्ट काउंट पर फोकस करना है। अगर वो स्केल से मेजर कर रहे हैं निडल की लेंथ, सुई की लेंथ, और उस स्केल की जो लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है, मीन्स कि वो स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकता है, इससे कम की वो पैमाइश नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आंसर में आप ज़रा गौर करें, बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 0.001 मीटर, ये आप बेहतर जानते हैं। मिली का प्रीफिक्स होता है 10⁻³ -3 बटे के नीचे लेके आएंगे +3 हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.001 मीटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये मीटर वाला आपने, क्योंकि ऊपर जो रीडिंग्स हैं 3 जो आपको दी गई हैं, 3 जो ऊपर रीडिंग्स वो भी मीटर्स में होंगी, और आपने ये जो लीस्ट काउंट हमने मीटर में निकाला है 0.001, इसमें आपने पॉइंट्स के बाद डिजिट्स देखने कितने हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स हैं, 0, 0, 2 और 1, तो यह 3 डिजिट्स हमारे बन गए। तो स्टूडेंट्स आपने जो आंसर है 3 जो आंसर दिए उसमें भी आपने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन 0.214, यानी थर्ड वाले ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। सो लेंथ कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करनी थी, मेजर करनी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज़ पॉसिबल इन टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स हम एक स्टॉप वॉच से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, स्टॉप वॉच से, हाँ जी, टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का। तो वो हमसे पूछता है कि बताएं कौन कौन सी वहाँ पर एरर्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 3 तरह की एरर यहाँ पर लिखी हैं। एक तो स्टूडेंट ज़ीरो एरर इन अ स्टॉप वॉच, आपने सबसे पहले स्टॉप वॉच को चेक करना है कि स्टॉप वॉच में कोई ख़राबी तो नहीं है। स्टॉप वॉच की जो नीडल है वो ज़ीरो पर सामने रुकी हुई है, अगर ज़ीरो पर नहीं है वो तो फिर उस स्टॉप वॉच में एरर है। तो इसलिए सबसे पहले आपने पॉइंट लिखना है ज़ीरो एरर इन अ स्टॉप वॉच, ये गलती हो सकती है।
नंबर 2 स्टूडेंट सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, मींस के सिस्टम में ही ख़राबी है, स्टॉप वॉच ही सारी ख़राब है। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट रैंडम एरर हो सकता है कि आप रीडिंग्स तो मुहैया कर रहे हैं, आपने 4 या 5 रीडिंग्स ली बट डिफरेंट सी आई हैं वो, तो ये एरर्स हमारे पास हो सकते हैं। इसी से आगे स्टूडेंट्स हम अगर चलें 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 7 वाले शॉर्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एन इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। क्या डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो इन्फॉर्मेशन हमें कोई देता है? तो नो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा हुआ टी इज इक्वल टू 2π√L/G। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिएगा 2π ये कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ना ही हम इसकी कोई डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। इसी तरह स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर्स का पढ़ा है तो मेरा ख्याल ही मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। प्रेशर की डायमेंशन mL⁻⁻1 T⁻2 कैसे निकालना है, उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसकी भी डायमेंशन निकालनी है आपको उसका फार्मूला और यूनिट्स कोशिश करें कि जो आपके पास फार्मूला है या जो आपके पास क्वांटिटी है उसके बेस यूनिट ड्राइव कर लें। बेस यूनिट ड्राइव कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से डायमेंशन निकाल लेंगे। प्रेशर की डायमेंशन और स्टूडेंट डेंसिटी की डायमेंशन आपको दिखाई गई है स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने अपने अपने क्लास वर्क में ये सॉल्व भी किया होगा, तो यहाँ से आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 9 जो क्वेश्चन था वो भी डायमेंशन से रिलेटेड है। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा कि ये आप लोगों के लिए चलें एक असाइनमेंट समझें कि हमारे पास उसने 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं, F इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, सेकेंड फार्मूला दिया हुआ F/V/λ, F इज़ इक्वल टू V/λ। इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है ये आपने बताना है, और फिर उनकी डायमेंशंस के लिहाज से आपने बताना है कौन सा फार्मूला ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, याद करें इन्हें और लिखें, एक पेज के ऊपर लिख कर देखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।